हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन के माध्यम से आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हूँ, जहाँ पिछली क्लास में आपको मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के तमाम पहलू को सविस्तार विश्लेषणात्मक तरीके से और उससे पूछे जाने वाला उससे संबंधित पूछा जाने वाला प्रश्न जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया उसके बारे में चर्चा कर चुकी थी। और आज आपको जो बतलाना है वो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार के बाद राज्य का नीति निर्देशक तत्व से सर्वाधिक प्रश्न विभिन्न एग्जाम में ग्रुप डी से लेकर संघ लोक सेवा आयोग तक के प्रश्न में पूछा जाता है। और ये भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला दिया है कि संसद संविधान में परिवर्तन कर सकता है लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो मौलिक अधिकार और राज्य का नीति निर्देशक तत्व दोनों भारतीय संविधान का मूल ढांचा में आधारभूत लक्षण में या आधारभूत विशेषता में शामिल है। लोकतंत्र या लोकतांत्रिक प्रक्रिया, गणतंत्रीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ये सब संविधान की मूलभूत सिद्धांत है, मौलिक आधार या मौलिक ढांचा है। तो आज इसी से संबंधित विषय के बारे में आपको बतलाना है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इसे भारतीय संविधान का आदर्श एवं दर्शन कहा जाता है। विद्यार्थीगण, संविधान निर्माता जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, संविधान निर्माण के दरमियान उन्होंने बड़ा ही व्यावहारिक सिद्धांत को अपनाया, क्योंकि देश के सामने गुलाम भारत की जो स्थिति थी, साधन सीमित था, आवश्यकता अनंत थी। तो सीमित साधनों से अधिकतम आवश्यकता की पूर्ति करना उनका एकमात्र ध्येय था। गुलाम भारत में उन्होंने जो आर्थिक सामाजिक दुर्दशा देखी थी उसको पटरी पर लाना था। गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा, भूखमरी जैसी समस्याएं विकराल रूप धारण कर चुकी थी। उद्योगों का नितांत अभाव था। कृषि सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। तो उन तमाम समस्या का समाधान कैसे हो, ये संविधान निर्माताओं के सामने एक ज्वलंत प्रश्न बना हुआ था। और ये समस्या ऐसी थी कि उसे चंद वर्षों में समाप्त नहीं किया जा सकता था, चंद वर्षों में समस्या का समाधान संभव नहीं था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने राज्य का नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल किया, जो संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इस सिद्धांत के माध्यम से संविधान निर्माता ने देश के, यहाँ जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें राज्य स्टेट से तात्पर्य किसी पार्टिकुलर राज्य से नहीं है। अनुच्छेद 36 उसकी व्याख्या करता है कि जब राज्य बोला गया तो राज्य में भारत का सभी वर्तमान 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, पूरे संघीय सिस्टम, संघीय शासन प्रणाली उसमें समाहित है। जब राज्य बोला गया तो उसमें राज्य में पंचायत भी शामिल है, मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र भी शामिल है, प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र भी शामिल है। तो तमाम तथ्य को, तमाम पहलू को राज्य में समाहित किया गया है। राज्य से किसी पार्टिकुलर राज्य की जानकारी नहीं होती है, वो केंद्र और राज्य सरकार, उनका स्थानीय स्वशासन अर्थात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक अधिकरण, तमाम उसमें शामिल होता है। तो नीति निर्देशक राज्य के लिए भविष्य में जो सरकार बनेगी, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उस तमाम सरकार के सामने संविधान निर्माताओं ने आदर्श के रूप में अपना विचार को, अपनी जो समझ है उनको था कि राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यकता है, उसको उन्होंने सामने रखा और सरकार को यह दिशा निर्देश दिया, सरकार के सामने एक प्रकार का वो लक्ष्य रखे,
होमवर्क दिए कि जो भी सरकार केंद्र और राज्य का बने वह इन जो उनका स्वप्न है, जो वो एक स्वप्न देखे हैं भारतीय नागरिकों के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो उनका उद्देश्य था, उनकी जो कल्पना थी कि एक कैसा स्वतंत्र देश हो, एक लोकतांत्रिक देश हो तो कैसा हो। ब्रिटिश हुकूमत के काल की कमजोरी को देखे थे, तो उनमें व्यावहारिक और आदर्श दोनों का ज्ञान था, दोनों का अनुभव था। यदि वो सरकार के सामने लक्ष्य रख देते कि इसे तत्काल पूरा कीजिए, तो पूरा नहीं होता तो वो व्यवहारिकता नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से लिखा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व सरकार की इच्छा शक्ति और आर्थिक संसाधन पर निर्भर करता है। संविधान निर्माता जो किशोर कुमार की एक पंक्ति है, आ ले के चलूं तुझे एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, जहां दुख भी न हो, सिर्फ प्यार ही प्यार पले, कुछ ऐसी ही मनोदशा संविधान निर्माताओं का था। वो नागरिकों को वो तमाम सुविधा देना चाहते थे, लेकिन उनके पास रिसोर्स संसाधन का अभाव था। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत को भी अपनाया है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व लोकतांत्रिक सिद्धांत की नीति को भी अपनाया है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने का एक आधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इसे संविधान निर्माताओं का आदर्श एवं दर्शन कहा गया है। उनकी दार्शनिक मनोदशा क्या सोचते थे, राष्ट्र के नागरिकों के प्रति सरकार और नागरिक के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसकी जानकारी इसके माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। उनका क्या सोच था, क्या नजरिया था, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, लोक कल्याण, राज्य और जनता के बीच का संबंध के बारे में जो उनकी सोच थी, जो उनकी नजरिया थी, जो उनकी विचारधारा थी, उसको इसमें इसी अध्याय में उन्होंने शामिल किया। विद्यार्थीगण, जीवन की 6 ऐसी आवश्यकता होती है जहां उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा की जरूरत होती है, जहां उसे किसी की सहारे की आवश्यकता होती है। तो जब हम राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित होते हैं, तब राष्ट्र का भी हमारे प्रति कुछ कर्तव्य होना चाहिए। हम परिवार के प्रति समर्पित होते हैं, तो जब हम संकट में होते हैं तो परिवार के सदस्य हमें सहारा देते हैं। तो वैसी सामाजिक आवश्यकताएं या सामाजिक आवश्यकता के समय राज्य का नागरिकों के प्रति जो कर्तव्य होना चाहिए, उसे राज्य का नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। तो सामाजिक आवश्यकता को पूरा करना राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है, इसलिए इसे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सिद्धांत भी कहते हैं। विद्यार्थीगण, जीवन की जो आवश्यकता होती है, यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, कोई व्यक्ति अपंग विकलांग हो जाता है, जब महिला मां बनने वाली होती है, मातृत्व की अवस्था होती है, वैसा व्यक्ति जो जिसके इनकम से घर परिवार चल रहा था, यदि उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और व्यक्ति, एक स्वाभाविक सी प्रकृति है कि बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था की ओर हम बढ़ते हैं तो वृद्ध हो जाते हैं। तो ये 6 ऐसी आकस्मिकता होती है जिससे जीवन में कभी न कभी स्त्री या पुरुष को गुजरना पड़ता है, और उस समय उसे सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, दुर्घटना की अवस्था में आय अर्जन करने की क्षमता समाप्त या घट जाती है, लेकिन खर्च बढ़ जाता है, अपनी शारीरिक श्रम और मानसिक बौद्धिक श्रम दोनों करने में कमी होती है या समर्थ हो जाते हैं, तो उस वक्त हमें सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत होती है, अपनों की सहारा की ज़रूरत होती है, किसी के कंधे की आवश्यकता होती है। बीमार जब हो जाते हैं
उस बीमारी की अवस्था में, चाहे वो वर्तमान कोरोना हो या डेंगू हो या कोई अन्य बीमारियां, जब बीमारी से जब हम ग्रसित हो जाते हैं तब हमारी आय अर्जन करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। उस वक्त हमें सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत होती है। जब हम अपंग विकलांग हो जाते हैं, चाहे वो अस्थायी, पैर टूट गया तो अस्थायी है, ठीक है, प्लास्टर होगा 2 महीना के बाद फिर पैर सुरक्षित, लेकिन पैर कट गया तो अस्थायी हो गए। तो अस्थायी या अस्थायी जब विकलांग हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, तब हमारी आय अर्जन करने की क्षमता घट जाती है। उस वक्त हमें सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता, किसी की सहारे की आवश्यकता होती है। महिलाएं जब माँ बनने वाली होती है तो उस वक्त उसकी आय अर्जन करने की क्षमता घट जाती है। माँ और बच्चे की देखभाल के लिए उसे सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत होती है। जब व्यक्ति आकस्मिक रूप से घर परिवार का आय अर्जन करने वाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पर आश्रित, चाहे वृद्ध माँ पिता हों या स्वावलंबी अवस्था न हो, हाउस वाइफ पत्नी हो, अवयस्क बच्चे हों, तो उसके लिए आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। और जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है उस वक्त भी उसकी आय अर्जन करने की क्षमता प्रभावित होती है। तो 6 ऐसी आकस्मिकताएं होती है जहां सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य होता है। तो राष्ट्र लोक कल्याणकारी राष्ट्र का ये कर्तव्य बन जाता है। तो जो भी सरकार में है, भारत एक लोक कल्याणकारी है, लोगों का कल्याण करना है, लोगों की जीवन में उत्थान आए, लोगों की मानसिक बौद्धिक क्षमता बेहतर अवस्था में आए। लेकिन ये 6 आकस्मिकताएं आती रहती है तो उस वक्त समाज की तरह राष्ट्र को भी, राज्य को भी उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। तो इस 6 आकस्मिकता में राज्य का क्या कर्तव्य हो, इसका उल्लेख राज्य का नीति निर्देशक तत्व में है। सरकार के लिए स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आवश्यकता में, आकस्मिकता के समय आप नागरिकों के प्रति संवेदनशील हों, नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आप कार्य करें। महात्मा गांधी का स्वप्न था ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज, गांव में स्वराज हो, अपना राज हो, गांव के लोग प्रशासनिक प्रबंध में स्वयं भागीदार बने, गांव के लोग विकास में के लिए स्वयं उत्तरदायी। यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के विचार में काफ़ी अंतर था। महात्मा गांधी जहाँ ग्राम स्वराज की बात करके ग्रामीण लोगों के जीवन के उत्थान करने का प्रयास करते थे, उनका स्वप्न था कि गांव से हमारा राष्ट्र का निर्माण होगा। लेकिन भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि गाँव के लोग जड़ता की भावना से ग्रसित हैं, गाँव के लोगों में जातिगत विषमता इतनी अधिक मात्रा में फैल गई है कि पूर्णतः सामाजिक सौहार्द की भावना के प्रतिकूल आचरण करते हैं। इसलिए गांव को पूरी तरह स्वावलंबी, गांव को पूरी तरह अपनी स्वराज का सिस्टम को नहीं सुविधा दी, गांव में ये तमाम सुविधा नहीं दिया जाना चाहिए। गांव का विकास हो लेकिन गांव को तमाम प्रकार का अधिकार न मिले, क्योंकि गांव में जड़ता है, शिथिलता है, विकास के प्रति उसकी भावना नहीं है, जातिगत व्यवस्था से पूरी तरह उसकी विचारधारा कुंठित हो चुकी है, इनोवेटिव सोच उसमें नहीं है, एग्रेसिव वो नहीं है। इसलिए उस पर उत्तरदायित्व देना कि राष्ट्र के विकास को अवरुद्ध करना है। तो महात्मा गांधी जहां ग्राम स्वराज की बात करते थे, भीमराव अम्बेडकर उस पर प्रशासनिक प्रबंध के माध्यम से गांव की समस्याओं का समाधान करना चाहते थे। तो महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज, की गांव में स्वराज हो, गांव के लोग विकास में स्वयं योगदान दें। महात्मा गांधी का सिद्धांत था कि मद्य निषेध व खान पान की ऐसी व्यवस्था हो जो हमारे स्वास्थ्य को प्रतिकूल हो, उस पर सरकार प्रतिबंधित करे। तो स्वास्थ्य के प्रतिकूल जो भी हो, चाहे वो मद्य निषेध में शराब से लेकर गांजा, भांग, अफीम जो भी हो, तो राज्य उसको प्रतिबंधित करे, उसको उसके प्रयोग से नागरिकों को बचाए। तो महात्मा गांधी का मद्य निषेध, महात्मा गांधी का था श्रम का सम्मान करना। प्रत्येक विद्यार्थी को कहीं न कहीं, प्रत्येक नागरिक को कहीं न कहीं काम करना होता है। एक डीएम है तो उसे भी काम करना होता है,
एक कलेक्टर है तो उसे भी काम करना होता है। एक प्रधानमंत्री हैं, आप देखते हैं प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आपका चौकीदार है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आपके लिए मजदूरी किए हैं तो हमें वेतन मजदूरी दीजिए। तो काम तो हर व्यक्ति को करना होता है। कार्य के आधार पर व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर के रूप में बांटा गया है। जो ऑफिशियल काम करते हैं, जो बौद्धिक क्षमता वाले काम करते हैं, उसे व्हाइट कॉलर कहते हैं। जो श्रम अपने शारीरिक क्षमता के बल पर काम करते हैं, उसे ब्लू कॉलर कहते हैं। तो काम की प्रकृति के आधार पर कि वो ब्लू कॉलर वाला व्यक्ति है, वो हे दृष्टि से उसे नहीं देखना चाहिए। हम लोग श्रमिक के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं, स्वीपर के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। तो हर व्यक्ति जो नाली साफ कर रहा है वो भी हमारे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। राष्ट्र की मलिनता को दूर करना ही स्वच्छता है। सिर्फ सड़क की सफाई और कचरा प्रबंधन ही स्वच्छता नहीं है, मानसिक मलिनता को भी, जो कि प्रकृति ने सभी मनुष्य को एक समान बनाया है, तो सबको वो अधिकार मिले। काम की प्रकृति हर काल में अलग अलग होगा रहेगा। किसी न किसी को शारीरिक श्रम से तो किसी को मानसिक श्रम से कार्य करना होता है। तो कार्य की प्रकृति के आधार पर अलग अलग नागरिकों के साथ, व्यक्तियों के साथ भेदभाव न किया जाए, श्रम का सम्मान हो। जैसे शरीर का सब अंग को अपना अपना कार्य है, आँख की अपनी उपयोगिता है, नाक की अपनी उपयोगिता है, हाथ की अपनी उपयोगिता है, उसी प्रकार स्वीपर की अपनी उपयोगिता है, ईंट भट्ठा मजदूर में काम करने वाले श्रमिक की अपनी उपयोगिता है, इंजीनियर की अपनी उपयोगिता है। तो हर को कार्य करना होता है और हर का कार्य राष्ट्र का निर्माण में, समाज के निर्माण में अहम होता है। इसलिए कार्य की प्रकृति के आधार पर उसके सम्मान में, उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाया जाए, तो श्रम को सम्मान मिले। तो महात्मा गांधी का ये स्वप्न था। कुटीर उद्योग, जहां महात्मा गांधी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का विकास चाहते थे, ताकि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से देश के उत्पादन कार्य में संलग्न हो। वर्धा सम्मेलन में महात्मा गांधी ने शिक्षा के लिए बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत दिया था कि हर व्यक्ति को अपना तमाम कार्य, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लायक उसमें अर्जन करने की क्षमता हो, उसमें इनोवेटिव नवीकरण सोच उसमें हो, ताकि वो अब किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो, समर्थ हो। जवाहरलाल नेहरू जहाँ बड़े बड़े उद्योगों के हिमायती थे, महात्मा गांधी कुटीर उद्योगों के, जहाँ क्योंकि उस वक्त संसाधन कम था तो छोटे छोटे पैमाने पर उत्पादन किया जाए। तो महात्मा गांधी का कुटीर उद्योगों का विकास करना, श्रम को सम्मान देना, ग्राम स्वराज की स्थापना करना, मद्य निषेध के सिद्धांत को लागू करना, ये तमाम राज्य का नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। इन आकस्मिकता के समय नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देना, ये लोक कल्याणकारी भावना, लोक कल्याण को बतलाता है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना मौलिक अधिकार से हो जाती, क्योंकि समानता का अधिकार है, सबको एक मत देने का अधिकार है। तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना मौलिक अधिकार से संभव है। लेकिन आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना राज्य का नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से ही संभव है। ये प्रश्न विद्यार्थीगण रेलवे से लेकर के संघ लोक सेवा आयोग और एसएससी भी पूछ चुका है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि बहुत सारे प्रश्न ऐसा होता है कि जो चंद साल पहले तक संघ लोक सेवा आयोग में पूछा होता है, राज्य लोक सेवा आयोग में पूछा होता है, 2-3 वर्ष के बाद वही प्रश्न एसएससी रेलवे में, और 1-2 वर्ष के बाद वो प्रश्न ग्रुप डी से लेकर के सिपाही तक में पूछ देता है। अभी बिहार में सिपाही का वैकेंसी, उसका क्वेश्चन देखिए तो बीपीएससी से बहुत लो स्तर का क्वेश्चन नहीं है, वो ग्रुप डी से तो उसका स्तर यकीनन तौर पर ऊपर का क्वेश्चन होता है, तो ग्रेजुएट लेवल के स्तर का क्वेश्चन होता है। तो आजकल का ये ट्रेंड हो गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के पूछा गया प्रश्न को 2-3-4 वर्ष के बाद उसे राज्य लोक सेवा आयोग और एसएससी तक में पूछ दिया जाता है। तो इसलिए प्रश्न की प्रकृति को ध्यान में रखना है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है
तो सामाजिकता के आधार पर, राजनीतिक के आधार पर, लोक कल्याण के आधार पर क्या क्या व्यवस्था संविधान में अपनाया गया है। तो महात्मा गांधी के उन विचारों के बाद यहाँ पर है, नागरिकों को सामाजिक न्याय एवं समता। ठीक है, समता का अधिकार मौलिक अधिकार से दिया गया, लेकिन सामाजिक न्याय के साथ, सामाजिक न्याय तभी होगा जब हर व्यक्ति को शिक्षा का अवसर मिलेगा। जब समान रूप से शिक्षित होंगे तब वो अपने अधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। उससे पहले था कि अनुच्छेद 45 में कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का नीति निर्देशक तत्व में शामिल था। तो सामाजिक न्याय तब होगा जब सबको समान अवसर बिना उसकी जाति, बिना उसके धर्म के आधार पर दिया जाएगा। सामाजिक न्याय कहता है कि आपके घर में यदि आपका भाई किसी कारण से मानसिक शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है तो माँ पिता तुलनात्मक रूप से उसे कुछ अधिक सुविधा, विशेष सुविधा देते हैं ताकि वो भी आपके समान योग्य बन सके। तो उसी प्रकार यदि समाज का कोई वर्ग पिछड़ जाता है, कारण जो रहा हो, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो कारण रहा हो, तो उस कारण से यदि पिछड़ा है तो उसको दूर करना, उस वर्ग विशेष के लिए काम करना ताकि वो भी समाज के मुख्य धारा में शामिल हो सके। आज वर्ष 2000 ईस्वी से महिला सशक्तिकरण का जो प्रबंध किया जा रहा है, तो महिला सशक्तिकरण भी इसी राज्य का नीति निर्देशक तत्व का ही अंग है। विद्यार्थीगण, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो चलाया जा रहा है वह भी इसी राज्य का नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये तमाम पेंशन दिया जाता है वो उसी सामाजिक सुरक्षा और लोक कल्याण की भावना से अभी प्रेरित होकर दिया जाता है, जो कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं समता के साथ, समता का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन सामाजिक न्याय के साथ समता का अधिकार तभी मिल सकता है जब सबों को शिक्षा, जो आपका 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया समावेशी विकास, 9वीं पंचवर्षीय योजना का था सामाजिक न्याय के साथ विकास। तो ये सभी राज्य का नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत से ही प्रभावित है और उसी को बेहतर तरीके से प्रभावी बनाने, लागू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। प्रश्न पूछता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की जानकारी कहाँ से मिलता है, तो उत्तर हो जाता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। लोक कल्याणकारी की अवधारणा कहाँ प्रस्तुत किया गया है, तो उत्तर होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में कहीं भी लोक कल्याण शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन वहाँ पर समता का प्रयोग किया गया है, न्याय का प्रयोग किया गया है। तो समता, न्याय, स्वतंत्रता का उल्लेख, बंधुत्व का उल्लेख है। तो 4 शब्द आपको जब हम पढ़ा रहे थे प्रस्तावना, तो ये चारों शब्द के बारे में बतलाए थे। तो ये चारों शब्द जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, तो इन तमाम को जो है उसके सिद्धांत को, उसके आंतरिक विचार को राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही शामिल किया गया। इसी कारण से संविधान का आदर्श दर्शन एवं दार्शनिक मनोदशा का अध्याय कहते हैं। इसके माध्यम से ही ये ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। नागरिकों को सामाजिक न्याय एवं समता के साथ जीवन यापन करने का अधिकार, आर्थिक लोकतंत्र की प्राप्ति इसके माध्यम से ज्ञात प्राप्त होता है। आर्थिक लोकतंत्र, क्योंकि आप समानता दे दी, अवसर की समानता का अवसर है, लेकिन उसमें शिक्षा का अभाव है, कौशल विकास का अभाव है, वह विकलांग है, वह बीमार है, तो उस अवसर की समानता का लाभ उन्हें उठा सकता है। इसलिए सामाजिक न्याय कहता है कि वैसे व्यक्ति को कुछ विशेष सुविधा दिया जाए, कुछ विशेष प्रावधान किया जाए ताकि वो भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके। महिला सशक्तिकरण, समाज की सबसे पिछड़ी वर्ग महिला रही, अतीत काल से शिक्षा से वह दूर रही, स्वावलंबी नहीं हो सकी, कभी पिता तो कभी पति तो कभी पुत्रों के
सहारे उसे जीवन की नैया को आगे बढ़ाना पड़ा। तो समाज की पिछड़ा वर्ग महिला का विकास हो, ताकि महिला की मानसिक बौद्धिक क्षमता का लाभ राष्ट्र को मिल सके। कोई भी राष्ट्र तभी विकसित हो सकता है जब समाज का सभी वर्ग राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। तो उन तथ्यों को इसमें रखा गया। आपको पहले बतला चुके महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज अर्थात पंचायती राज, कुटीर उद्योगों का विकास, श्रम को सम्मान, मद्य निषेध, ये तमाम जो है राज का नीति निषेध तत्व का हिस्सा है। और हर के लिए अलग अलग अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है। जहां अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का उल्लेख करता है, कुटीर उद्योगों का विकास के लिए अनुच्छेद 43 का प्रयोग कुटीर उद्योगों के विकास के लिए किया गया है। अनुच्छेद 47 का प्रयोग मद्य निषेध के लिए किया गया है। तो इस प्रकार से इन तमाम तथ्यों से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछता है। ये जो मैंने बतलाया आजकल प्रश्न का मूल आधार ही होता है। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या लिखा हुआ है वो आजकल वैसे प्रश्न कम पूछा जाता है, क्योंकि सबको पता है। वो हर किताब में 6ठा क्लास की किताब पढ़िएगा तो वहीं से उसके बारे में लिख दिया है। उसमें अंतर्निहित भाव क्या है, उसकी छिपा हुआ उद्देश्य क्या है, उसका आंतरिक उद्देश्य क्या है, तो उस उद्देश्य से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछता है। ये जो लाइन मैंने लिखा तो राज का नीति निर्देशक तत्व का ये ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि ये तमाम लाइन जो है उस राज का नीति निर्देशक तत्व के आंतरिक भागों में समाहित हैं, उसके भावार्थ में शामिल हैं। इसलिए इसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपको बतलाए थे मौलिक अधिकार के समय कि मौलिक अधिकार में संशोधन करते हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी जाएगी। मिनर्वा मिल्स विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाया और कहा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे का पूरक है, न कि किसी पर प्राथमिकता किसी को देना है। तो दोनों एक दूसरे का पूरक है और दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है बिना राज्य का नीति निर्देशक तत्व का या बिना मौलिक अधिकार का पूरा नहीं हो सकता है। जब हम एक को दूसरे पर प्राथमिकता देते हैं तो एक के विकास के प्रति हमारी नज़रिया कमज़ोर पड़ जाती है। तो कोई भी राष्ट्र सशक्त तब होगा, मजबूत तब होगा जब राज्य का नीति निर्देशक तत्व प्रभावी होता है। तो विद्यार्थीगण इतना आप स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे। अब आपके सामने ये कोई कठिनाई नहीं रही होगी। तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। कल जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या क्या चाहे उसके बारे में, कल तो दीपावली छुट्टी रहेगी और सोमवार को क्लास होगा। तो ठीक, दीपावली या बीच में हो सकता है कि और भी छठ पर्व है तो उसके बाद का क्लास हो। तो यहाँ पर जो है आज का क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। साथ ही विद्यार्थीगण एक बार फिर से आपसे यह विनम्र रूप से कहा जा रहा है कि आप जो है यूनिक भारती पब्लिकेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसका लाभ आपके अलावा अन्य लोगों तक पहुंचे। जब लाइव क्लास हो तो आप अधिक से अधिक उपस्थित रह करके यहाँ जो बतलाया जा रहा है ज्ञानवर्धक बातें जो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बतलाया गया है, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए बतलाया गया है। तो एकेडमिक नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव पढ़ाई की जा रही है, जिसका लाभ आपको विभिन्न एग्जाम में मिलेगा। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक मिल सके। धन्यवाद।